ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का। राष्ट्रपति पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में आप गए थे और वहीं पर हमास के एक लीडर आए थे। आपने उस अनुभव को उस वाक्य के अंदर कहीं सर क्या हुआ कि भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस ओथ सेरेमनी प्रोग्राम में मुझे भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ने जी ने भेजा था। मैं दुबई से तेहरान पहुंचा। एक होटल में सब जितने मेहमान आए थे बड़े बड़े वहीं थे। तो 5 बजे जब था तो हम लोग 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचे। तो ये एक रूम से दुप्पट दुगना बड़ा हॉल था। 15-20 लोग टेबल पर बैठे थे। सबका परिचय हुआ, बातचीत हुई। तब एक व्यक्ति बैठा था, वो भी प्रधानमंत्री के बाजू में बैठा था, उसको स्पेशल ये था। तो बाद में पता चला वो हमास के कोई नेता थे बड़े। तो बाद में हम होटल में चले गए, शपथ विधि हो गया, सब हो गया। तो बाद में रात को 3 बजे एम्बेसडर ने मेरी बेल बजाई। तो उठाया, क्या हुआ रात को? बोले सर हमको निकलना पड़ेगा जल्दी। बोला क्या हुआ? बोले सर कल रात को ये हमास के नेता थे कल आपके साथ, वो एक जगह गुप्त रूप से उनको रखा गया था, वहाँ मिसाइल आई और रूम में आई और वो खत्म हो गए। तब मुझे पता चला कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बदली है। आप और मैं बात कर रहे हैं तो कल 3000 किलोमीटर दूर से कोई निकाल कर यहाँ हमारे को, अभी कैमरे लगे हमारे घर पर सुरक्षा के लिए, वो कैमरे का उपयोग होकर डायरेक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं ये घटना कि कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं है। तुरंत मैं सुबह उठा, पहली प्लेन लेकर दुबई आया और वापस इंडिया आया। और दूसरी बात, मैं ईरान में 6-7 बार गया और ये खोमेनी जो है, अयतुल्ला खोमेनी, इनको मिला था, प्रधानमंत्री को मिला, शिपिंग मंत्री को मिला, चाबार पोर्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, उसका काम मैंने शुरू किया था। तो मैं जब अयतुल्ला खोमेनी उनको मिला तो उन्होंने मुझे पूछा कि मिस्टर गडकरी आपको पता है कि हमारी पर्शियन कहाँ से आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले इट्स कम फ्रॉम संस्कृत। हमारी तेहरान में संस्कृत का विभाग है, यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ओरिजिन कहाँ है मालूम है आपको? बोला नहीं, लखनऊ के पास है, हम वहीं के हैं। जैसे इंडिया की कल्चर, संस्कृति, हेरिटेज रिच है, वैसे ईरान की भी अपनी एक इतिहास है, संस्कृति है, और सेम है, उनकी एक इतिहास संस्कृति है। तो पर्शियन और ये सब बातें, तो बहुत सी बातें बाहर जाकर जब मिलती है तब समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति कितनी बड़ी है, संस्कृत कितना बड़ा है। हमें नहीं मालूम कि संस्कृत से पर्शियन निकला है। और इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आज हिंदुत्व, इसके बारे में गलत फहमियाँ है। भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। उपासना पद्धति अलग अलग है, पर हमारे देश का मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, इनके पूर्वज जो थे वो हिंदू ही थे। आज हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। वो चाहे कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, पर हम सब लोग एक हैं। अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है, हम भारतीय हैं। और हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, भारतीयत्व यह हिंदुत्व है और भारतीयत्व और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। हम इसको समझे। हम लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ, आज ही मैंने सुबह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे सेकुलर राजे थे। सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। तो सर्वधर्म समभाव मीन्स सब धर्मों के साथ समान है। अच्छा, व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होता तो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि क्यों दिया गया? राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, मीडिया धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। कभी कभी गलत फहमियाँ होती है। हम लोग सच को समझें। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग शास्त्र अब विश्व में पहुंचा हुआ है। हमारी सब इतिहास, संस्कृति, विरासत को लेकर हम अब विश्व को दिशा दे सकती है, ताकत हमारे में है। हम अपने अपनत्व को समझें और दूसरों के विचार भले हमसे अलग हो उसका सम्मान करें। दूसरा धर्म हमसे अलग हो उसका सम्मान करें। तो हम लोग, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी विशालता। आपको और एक आखिरी बात बताऊंगा। ये जो सलीम जावेद अख्तर है ना, सलीम जावेद में से, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात ली थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने पूछा था कि आप जो बोलते हैं कि आप अगर आपका राज्य आ जाएगा तो क्या अन्य धर्मी मुसलमान वगैरह सबको निकाल देंगे, धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाएगी? तो अटल जी ने कहा देखो, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, था, है और रहेगा। इसका कारण इस देश का बहुसंख्य हिंदू समाज ये सहिष्णु है, सहनशील है और सर्वसमावेशक है, दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला है। और इसलिए इसकी चिंता मत करिए कि आज धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा। ये हमारा ओरिजिनल कल्चर है, हमारा स्वभाव है। इसलिए हमने देखो, पुराने इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज और राजपूत राजाओं ने कभी मस्जिदें तोड़कर मंदिर बना होगा ऐसा नहीं होगा।
मुस्लिम आक्रामक है, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें भले बनाई होगी, महिलाओं के साथ उन्होंने अन्याय अत्याचार नहीं किया। हमने हमारे इसमें जो ओरिजिनल हमारे ब्लड में हमारा जेनेटिक है वो सहिष्णुता का है, सहनशीलता का है, सर्वसमावेशकता का है और सबको साथ लेकर चलने का है, और यही हमारी संस्कृति है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा रखनी नहीं चाहिए। और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके नॉलेज इज ए पावर, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है, और उनको आगे निकलना है। निश्चित ही सर, आपकी बातें लगातार सुनते रहने का मन कर रहा है। सर, जब आप कहीं विदेश यात्रा पर होते हैं, एक लाइटर नोट पर सवाल है कि बहुत बार भारत की विदेश नीति इस तरह से डिज़ाइन होती है कि हम बहुत से मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेते। इस तरह की चीज़ें सुनने को आती हैं कि इजराइल और ईरान झगड़ रहे हैं, इजराइल हमारा मित्र है, ईरान हमारा मित्र है, और भारत के तरफ से दोनों को ही ना तो समझाने की और ना ही दोनों का साथ देने की कोई बात बाहर निकल कर आती है। आप इसे कैसे देखते हैं? सर, मैं इसे बिल्कुल देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं विदेश मंत्री नहीं हूँ, और बीइंग ए मिनिस्टर मैं दूसरे मंत्रियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं। मेरा काम है, जो मुझे दिया है, प्रधानमंत्री ने जो काम दिया है वो काम मैं अपना ईमानदारी बारे करता हूँ। बाकी कामों के बारे में मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। आप जब किसी विदेश के राजनेता से मुलाकात करते हैं, सबसे पहली जब मुलाकात होती है तो उस जेस्चर में जनरल क्या बातें होती हैं? ये केवल इसलिए पूछा जा रहा है सर, क्योंकि जब बाहर से जब देखा जाता है और आप बहुत वार्मथ के साथ मुलाकात करते हैं, वो वार्मथ अक्सर किस तरह के एक्सचेंजेस से जुड़ी? देखिए, हमारे शिष्टाचार, हमारी संस्कृति, इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो जो अच्छाई है हम उसको लें, हमारी अच्छाई हो उनको दें। और हमारी संस्कृति क्या कहती है? मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, मेरी जात का कल्याण करो, मेरे धर्म के लोगों का कल्याण करो, ये नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहती है विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो हम जो अच्छे हैं उनमें मदद कर सकते हैं, हम उनको दें, उनका अच्छा होगा वो हम लें। और यही फॉरेन डिप्लोमेसी के आधार पर चर्चा होती है अलग अलग प्रकार की। मेरे जो विषय है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का था, शिपिंग का था, पोर्ट का था, जब मैं उसका मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज का था, तो उन विषयों के बारे में फिर मैं उनके साथ चर्चा करता हूँ, कुछ बातें उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक बात जरूर है कि हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। मैं आपसे भी कुछ बातें सीख रहा हूँ। हर आदमी में अच्छाई होती है, उसकी अच्छाई को आइडेंटिफाई करना, उसको स्वीकारना और उसको अपने में लाने की कोशिश करना, यही सामान्य से असामान्य बनने का बहुत आसान उपाय है। तो इसलिए जिनसे जो अच्छा मिलता है वो सीखना चाहिए। बिल गेट मेरे पास आए थे, उनसे मैंने कुछ सीखा। अमिताभ बच्चन जी से कुछ सीखा। तो अभी हमारे कार्यक्रम में वो छोटे बच्चे आए, तो वो, मैं बैठा था, वो खड़े हो गए, उन्होंने उनका नम्रतापूर्वक स्वागत किया। मुझे गलती ध्यान में है, मैं भी खड़ा हो गया कि सबको सम्मान देना चाहिए। तो कभी ना कभी हर व्यक्ति से अच्छा सीखते हैं, वो सीखना चाहिए। और एक हम कोई, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है, और हम पूर्णांक की ओर प्रवास करते जाए, हमारी कमियां को कम करें और अच्छाई को बढ़ाइए, यही अच्छा व्यक्ति होने का अच्छा मार्ग है। आखिरी सवाल टोल पर है सर। मेरे मित्रों ने मुझे पूछने के लिए कहा कि सर से पूछना कि भारत टोल मुक्त कब होगा? देखिए, अभी तो लगभग इतना सस्ता कर दिया। अभी हम 80 किलोमीटर की स्पीड से आप चले जाओगे, एक साल में हम तब टोल बदल रहे हैं। टोल ही नहीं रहेगा, आपके नंबर प्लेट का और हमारे फास्टैग का फोटो निकल जाएगा। आप जहाँ से एंट्री करोगे और जहाँ से निकलो, उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से हमारे पास जमा हो जाएगा। और अभी हमने नई स्कीम निकाली है कि आपको 3000 रुपये में पास दिया है, तो 15 रुपये टोल हो गया, तो 15 रुपये के बराबर टोल है। तो देखिए, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं एक चैनल के कार्यक्रम में गया था, एक 5 स्टार होटल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि टोल कब खत्म होगा। मैंने बोला, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। तुम क्यों बड़े 5 स्टार होटल में क्यों कार्यक्रम ले रहे हो? रामलीला मैदान पे बैठे, उधर 2 चेयर डाल देते, इधर कैमरा लगा देते, उधर ये 2 चाय बुला लेते, आपका चाय मैं पीता, आप चाय पिलाता, पहले 200-400 में तुम्हारा शूटिंग हो जाता। ये होटल का किराया कितना दिया, या कितने का चाय मिलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुमको ताम झाम करके ठाट से कार्यक्रम कर रहा था। इफ़ यू वांट गुड रोड्स यू हैव टू पे फॉर इट, देना पड़ेगा पैसा। और वो भी हमने कम कर दिया, 15 रुपये का टोल दिया। अब तुम्हारे को तो नहीं के बराबर है, 200 टोल 3000 रुपये में। ये सही है सर, लेकिन कुछ टोल्स ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय पूर्व ही अपना सारा भुगतान ले चुके हैं, उनके बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी हैं। देखिए साहब, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में 5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी वायबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ वायबिलिटी है। बिहार, यूपी में उतनी नहीं है। अब धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप हो रही है,
तो जहाँ भी हम लोग सब रोड बना रहे तो सब जगह थोड़ी वायबिलिटी है। हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कोई मेरिट में आया तो कोई फेल हुआ है। हमें चारों बच्चों को दे रहे हैं, इसका उसको देते, उसका उसको देते, तब संसार तब ठीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी आप जयपुर से आए, जो आपने बताया 2.5 घंटे में आए, पहले कितने घंटे लगते थे? 5 घंटे में पेट्रोल कितना जलता था, टाइम कितना जाता था, कितने बार गियर बजाते थे, कितनी तकलीफ होती थी। अब आपका पेट्रोल ही 300-400-500 रुपये का बचा है, 600 रुपये का, तो उसके बदले में हमको 200-300 रुपये टोल दिया तो भी 300 का फायदा है। अब यहाँ AC लगा हुआ है तो बिल तो आएगा ना AC का। नहीं AC चाहिए तो पंखा लगा दें, पंखा भी नहीं चाहिए तो हाथ हिला के बैठते, तो ये भी चलता। देखिए कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसे कहाँ से हैं? हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको कर्जा उठा रहे हैं मार्केट से, तो लोगों को पैसा भी वापस करना पड़ेगा। सर अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि होती है तो भी तो सरकार के पास इनडायरेक्ट सोर्सेज से कमाई पहुंचती है, चाहे प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाली। सरकार ये नहीं कर रही है, कितना खर्चा करे, कितनी वेलफेयर स्कीम है कल्याणकारी राज्य में। अभी कितने प्रकार की स्कीम है, हम लोग आयुष्य योजना है, ये सब्सिडी दे रहे गैस की, कितने बड़े प्रमाण पर हम लोग मेडिकल की सब्सिडी दे रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ही होता है, जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास पहुंचाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज ये इंटरव्यू हमारे लिए किसी मंत्री जी के इंटरव्यू से अधिक सत्संग ज्यादा प्रूव हुआ। मेरे लिए लाइफ में बहुत एनलाइटनिंग है सर, आपकी बातें बहुत मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी श्रोता जब इसे सुनेंगे तो उनके भी जीवन में कुछ निश्चित परिवर्तन आएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। अगली बार आते समय कचरा लेकर आना। निश्चित लेकर आऊंगा। थैंक यू। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।